नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में हम चंद्रसेन और अकबर के संबंधों का अध्ययन करेंगे। चंद्रसेन जोधपुर के शासक राव मालदेव के पुत्र थे, जिन्होंने 1562 ईस्वी से 1561 ईस्वी तक राज्य किया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये आजीवन मुगल सम्राट अकबर से संघर्षरत रहे और आजीवन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन का यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुगल बादशाह अकबर ने अपने राज्यारोहण के पश्चात राजपूतों के प्रति एक विशेष प्रकार की नीति का प्रारंभ किया था, जिसे राजपूत नीति कहा जाता है। यह राजपूत नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई एक वृहत नीति, जिसे अबुल फजल ने सुलह ए कुल का नाम दिया है, का एक अंग थी या उसमें अंतर्निहित थी। इस नीति का तात्पर्य यह था कि परस्पर रूप से विरोधाभासी प्रतीत होने वाले तत्वों में सामंजस्य स्थापित किया जाए, ताकि साम्राज्य अधिक सामंजस्यपूर्ण और राष्ट्रीय प्रकृति का हो सके तथा मुगल साम्राज्य की जड़ें भी भारत में गहरी हो सके, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अभी तक विदेशी स्वरूप धूमिल नहीं हुआ था। इसलिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है कि अकबर ने जिस राजपूत नीति का प्रारंभ किया, जो उसके साम्राज्य को फैलाने, मजबूत करने के लिए राजपूतों का सहयोग आमंत्रित करने पर आधारित थी, का किन किन राजपूत शासकों ने समर्थन किया और किन राजपूत शासकों ने विरोध किया। विरोध करने वाले दो शासक महत्वपूर्ण रूप से गिनाए जाते हैं। एक है मेवाड़ के राणा प्रताप और दूसरे हैं मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर ने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए पहले आश्वासन अथवा विश्वास अथवा सहयोग के साधनों का उपयोग किया। अगर राजपूत राजा इन तरीकों से प्रभावित होकर सहयोग करने वाले नहीं थे, तो उसने दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग उन्हें अपने अधीन करने के लिए और अपने साम्राज्य के अंतर्गत लाने के लिए किया। जैसा कि आप देखते हैं कि राणा प्रताप और अकबर के युद्ध प्रसिद्ध है, उसी प्रकार राव चंद्रसेन और अकबर का संघर्ष भी प्रसिद्ध है। राव चंद्रसेन ने 1562 से 1581 ईस्वी तक राज्य किया। यह संघर्ष की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और अकबर को मौका मिला मारवाड़ के राज्य में दखलंदाजी करने का, वह परिस्थितियां राव चंद्रसेन के राज्यारोहण में ही निहित थी। राव चंद्रसेन राव मालदेव के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, वरन तीसरे नंबर पर आते थे। उनके बड़े भाई राम और उदय सिंह थे, लेकिन अपनी रानी जो राव चंद्रसेन की माता थी, के स्नेह के कारण राव मालदेव ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपने बड़े बेटे राम को वह निष्कासित कर चुके थे, जो कि मेवाड़ में चले गए थे और केलवा की जागीर उनको दी गई थी। दूसरे बेटे उदय सिंह को उन्होंने फलौदी की जागीर दे दी थी और चंद्रसेन, जो कि तीसरे नंबर पर थे, को शासन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्वाभाविक रूप से राव चंद्रसेन के राज्यारोहण का विरोध हुआ। अपने भाइयों राम, उदय सिंह और रायमल की तरफ से उनके साथ कुछ सरदार मिल गए, जिन्होंने मिलकर राव चंद्रसेन के राज्यारोहण के लिए
समस्याएं उत्पन्न कर दी और चंद्रसेन को अपने इन सहबंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की पृष्ठभूमि में अकबर 1556 में मुगल साम्राज्य के सम्राट बन चुके थे। 1562 ईस्वी में वह प्रथम राजपूत राजकुमारी जयपुर की भारमली से विवाह करके राजपूतों के साथ अपने संबंधों का आगाज कर चुके थे। ये वह अकबर थे जो कि संपूर्ण भारत में एक राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसका एक अंग यह भी था कि समस्त राजपूत शासक भी उनके अधीनस्थ होते। तो जोधपुर के प्रति अपनाई गई नीति वृहत रूप में अकबर के साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत आती थी। हस्तक्षेप करने का अधिक मौका उन्हें इस तथ्य से मिला कि राव चंद्रसेन के विरोधी उनके बड़े भाई राम ने 1564 ईस्वी में अकबर से संपर्क स्थापित किया, उसके उसकी अधीनता में चले गए और अपने अपने लिए जोधपुर के राज्य की मांग की। अकबर इस समय तक मेड़ता और नागौर के किलों को जीत चुके थे। अकबर की नीति के अंतर्गत यह था कि वह राजपूत शासकों के राज्यों को उनके अंतर्गत बने रहने देंगे, लेकिन जिस किले को वह स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से जरूरी समझेंगे उस पर अधिकार कर लेंगे। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने चित्तौड़, रणथंभौर, नागौर के किलों पर अधिकार किया था। इस समय तक मेड़ता और नागौर के किलों पर अधिकार कर चुके थे और अब यह मौका था उनके पास कि वह जोधपुर के किले पर भी अधिकार कर सकते थे। यह है 1564 ईस्वी की बात है। अकबर के राजपूत संबंध अपनी प्रगति कर ही रहे थे कि 1570 ईस्वी में अपने अजमेर की तीर्थ यात्रा के दौरान अकबर ने नागौर में दरबार किया और नागौर में उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले लगभग सभी शासक मौजूद थे। इस दरबार में राव चंद्रसेन भी उपस्थित हुए, क्योंकि उनके भाइयों के मध्य बंटवारा था, झगड़ा था। उनके भाई अकबर की शरण में जा चुके थे और चंद्रसेन को एक सद्भावपूर्ण समझौते की उम्मीद थी। चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन चंद्रसेन ने देखा कि अकबर एक राजपूत को दूसरे राजपूत के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मूल मंतव्य अपने स्वार्थ सिद्धि है। इसलिए राव चंद्रसेन अपने पुत्र को नागौर दरबार में छोड़कर अकबर की इजाजत के बिना वहां से प्रयाण कर गई और अकबर ने चंद्रसेन का यह अशिष्ट व्यवहार पसंद नहीं किया और यह निश्चय कर लिया कि वह जोधपुर के राज्य को का दमन पूर्ण रूप से करेंगे। इसी समय 1570 में नागौर दरबार हुआ था। 1572 में अकबर अपनी गुजरात का अभियान कर रहा था और गुजरात को जाने वाला रास्ता मारवाड़ के राज्य से जाता था। इसलिए अगर जोधपुर पर उनका अधिकार होता और बना रहता तो गुजरात को सामग्री आपूर्ति करने में अकबर को कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए भी जोधपुर के राज्य को अधीन करना जरूरी था। इसलिए मोटे तौर पर अकबर की साम्राज्यवादी नीति यह अपेक्षा रखती थी कि राजस्थान के अन्य राज्यों की भांति मारवाड़ का राज्य भी उसके अधीन होगा और इन्हें अधीन करने का मौका जोधपुर के आंतरिक विरोधों ने उसे प्रदान कर दिया था। 1564 ईस्वी में राम अकबर के दरबार में जा चुका था और इस प्रकार अपना आंतरिक विरोध उसने अकबर के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया था। क्या कारण है कि
राव चंद्रसेन, जो कि नागौर के दरबार में अकबर की समक्ष उपस्थित हो गया था, पुनः चला आया और उसने आजीवन संघर्ष करने का रास्ता चुना। उसने देखा कि किसी भी कारण से जब वह शासक बन चुका था तो शासन पर एकमात्र अधिकार उसका होता था, लेकिन कुछ अपने भाई होने के कारण और कुछ अकबर के मुगल साम्राज्य के दबाव के कारण राव चंद्रसेन को अपने साम्राज्य के बड़े हिस्से अपने भाइयों को जागीर में देने पड़े और वह इस बात से मन ही मन असंतुष्ट था। हालांकि वह समझौते की उम्मीद करता था, लेकिन उस उम्मीद में उसे नाकामी या नाउम्मीदी प्राप्त हुई जब उसने देखा कि अकबर का मंतव्य उनके झगड़े का निपटारा करना ना होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इसलिए दरबार नागौर दरबार के पश्चात राव चंद्रसेन पूर्ण रूप से विद्रोही हो गया और आजीवन विद्रोही बना रहा। यह उसके स्वभाव में भी निहित था। वह एक स्वतंत्र स्वभाव का व्यक्ति था जिसे किसी की अधीनता करना पसंद नहीं था। चंद्रसेन के भाइयों के अकबर के साथ मिल जाने के कारण चंद्रसेन की प्रतिशोध की भावना अधिक प्रज्वलित हुई और उसने आजीवन संघर्ष जारी रखा। यह संघर्ष 1564 से ही प्रारंभ हो गया था, जबकि उसका भाई राम अकबर के दरबार में जाकर अपने लिए जोधपुर के राज्य की मांग की थी। अकबर ने प्रत्युत्तर दिया और अपना सेनापति भेजकर जोधपुर के राज्य पर अधिकार कर लिया। अजमेर के सूबेदार हुसैन कुली को भेजा गया, जिसने 1564 ईस्वी में ही जोधपुर को जीत लिया। चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ना पड़ा और वह भाद्राजून के किले में जाकर संघर्ष करने लगा। अपने अपनी राजधानी से निकल जाने के बाद चंद्रसेन की माली हालत बहुत खराब हो गई और उसे अपने पिता के स्मृति चिन्हों, हीरे जवाहरातों को बेचकर अपनी प्रजा पर महाजनों से लूटपाट करके पैसा उगा कर इस संघर्ष को जारी रखना पड़ा। कुछ राजपूत सरदार, कुछ राठौड़ सरदार चंद्र सेन के सहायक थे, जिनके सहयोग से वह इस संघर्ष को चलाता रहा। जब यह भाद्राजून के किले में था, उसी समय 1570 ईस्वी में नागौर का दरबार हुआ और चंद्रसेन भी उपस्थित हो गया, लेकिन असफल होकर लौट आया। तब राव तब मुगल सम्राट अकबर ने, जो कि मारवाड़ को अधीनस्थ करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, बीकानेर के राव राय सिंह को जोधपुर अभियान का उत्तरदायित्व सौंपा और जोधपुर से आगे बढ़कर राव चंद्रसेन के खिलाफ अभियान किए गए। लेकिन राव चंद्रसेन और दूसरे सॉरी राय सिंह और दूसरे मुगल सेनापतियों को राव चंद्रसेन के खिलाफ आसानी से सफलता नहीं मिली और काफी संघर्ष करने के पश्चात 1571 ईस्वी में ही वह भाद्राजून के किले पर अधिकार कर सके। भाद्राजून के किले से निकलकर राव चंद्रसेन सिवाना के किले में जा चुका था। राव रायसिंह का उसके विरुद्ध अभियान जारी था और 1576 ईस्वी में उन्होंने सिवाना को भी जीत लिया। सिवाना से वह दुनाड़ा के किले में चला गया और 1577 ईस्वी में मुगल सेना का दुनाड़ा पर भी अधिकार हो गया। अब चंद्रसेन अपने जड़ों से उखड़ चुका था। दुनाड़ा के बाद वह उसको मारवाड़ छोड़ना पड़ा। वह मेवाड़ के क्षेत्रों में गया, सिरोही के क्षेत्रों में गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में गया। मुगल सेना निरंतर उसका पीछा करती रही और वह निरंतर किसी न किसी प्रकार से अपने राज्य के कुछ केंद्रों को जीतने की कोशिश करता रहा। इसी उठापटक
संघर्ष की परिस्थितियों में 1581 ईस्वी में वह सारण के जंगलों में आया। वहां से अपना वहां से वह अपना अभियान कर रहा था, संघर्ष कर रहा था मुगलों के खिलाफ, कि सचियाई नामक गांव में 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भाई उदय सिंह ने, जो कि पहले ही मुगल सम्राट की अधीनता में जा चुका था, जोधपुर का शासक बना और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह सलीम के साथ कर दिया। इस प्रकार रावचंद्र सेन जिस बात के लिए आजीवन संघर्षरत रहा, उसकी मृत्यु के पश्चात ही अकबर मारवाड़ के राज्य शासक को अपने अधीन करने में सफल हुआ। रावचंद्र सेन के समय वह ऐसा नहीं कर सका। इस प्रकार रावचंद्र सेन संघर्षरत रहा। अपनी समस्त कठिनाइयों के बावजूद उसने साहस नहीं छोड़ा। वह एक मुगल सम्राट के विरुद्ध लड़ रहा था और जोधपुर जैसे राज्य की मुगल सम्राट के सामने हैसियत कुछ भी नहीं थी। जैसे ही उसे जोधपुर से पलायन करना पड़ा, उसके आर्थिक संसाधन चूक चुके थे और उसके पास जो कुछ अवशेष थे अपने पिता के हीरे मोती इत्यादि को भी उसे अपना संघर्ष चलाने के लिए, निर्वाह करने के लिए बेचना पड़ा। इस प्रकार जब वह अपने राज्य से उखड़ गया, उसके बाद भी उसने समर्पण नहीं किया। अपने मृत्यु से पूर्व वह कुछ क्षेत्रों को तो पुनः प्राप्त कर सका, लेकिन अपने राज्य के केंद्र, अपनी राजधानी जोधपुर को प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार उसने अकबर से लड़ने में जीवट का प्रदर्शन किया, लेकिन जितनी ख्याति राणा प्रताप को प्राप्त है, उतनी ख्याति रावचंद्र सेन को प्राप्त नहीं है और उसे भूला हुआ नायक, फॉरगॉटन हीरो की संज्ञा दी जाती है। हालांकि पॉपुलर रूप में, लोकप्रिय रूप में उसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इस प्रकार रावचंद्र सेन ने स्वयं को उस 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 शासक के समकक्ष रखा, जो शासक राजस्थान के इतिहास में मुगल सम्राट का सानी होने का गौरव प्राप्त है। रावचंद्र सेन ने मारवाड़ का प्रताप होने की उपाधि लोगों के दिलों में प्राप्त की। धन्यवाद।